दोस्तों 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिपब्लिक डे परेड में से हम क्या कुछ सीख सकते हैं अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए। वैसे तो ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स आपके करीब आता है तो आपको एक ऐसे कोर्स की जरूरत होती है जहां पे आप स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को तुरंत ही रिवाइज कर सकें। अब यहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं तेजस प्रोग्राम। ये एक तरह का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंडर लगभग 250 आवर्स में हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो आपका डायनामिक पार्ट हो यानी करंट अफेयर। इसमें ना केवल आपको स्टैटिक बुक्स की नॉलेज मिलेगी बल्कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे और साथ के साथ 500 दिनों के आपके करंट अफेयर भी कवर होंगे ताकि आप होलिस्टिकली अपने सिलेबस को कवर कर सकें। अब जैसे ही आप एक लेक्चर अटेंड करते हैं तो इसके बाद आपको चाहिए एक रेगुलर फीडबैक जहां पे आपको यह समझ में आ सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो इसके लिए यहां पे होगा आपका एक रेगुलर टेस्ट हर एक लेक्चर के बाद, जिससे आप उस टॉपिक के बारे में अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ के साथ एक डेडिकेटेड मेंटरशिप। इसके अलावा यहाँ पे फोकस इस बात पे भी रहेगा कि कैसे आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं और साथ के साथ एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। अब अगर आप में से किसी को भी इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लॉग इन कर सकते हैं video.onlyis.com पे जाके। आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे और साथ के साथ आप कॉल कर सकते हैं इस नीचे दिए हुए नंबर पे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर रिपब्लिक डे परेड में कुछ प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं आपके विभिन्न स्टेट्स के द्वारा। अब इन प्रदर्शनियों में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं जो आपको ट्रेडिशनल बुक में नहीं मिलती। जैसा मैं आपको पहला उदाहरण देता हूं एंग्लो अबोर वॉर का। इसे एंग्लो आदि वॉर भी कहा जाता है और यह समय है 1826 का। इस समय की इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए आप। आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ऑलमोस्ट आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर चुकी है, सिर्फ पंजाब वाला एरिया छोड़ के या सिंध वाला थोड़ा बहुत। अब यहां पे इनकी नजर जाती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे। अब क्योंकि ये एरिया बिल्कुल अछूता था तो यहां पे कैप्टन बेडफोर्ड अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देते हैं आदि लैंड पे। अब ये आदि लैंड क्या है? देखिए, जो आपकी सियांग रिवर है ना, इसके आसपास के एरिया को हम आदि लैंड कहते हैं, जहां पर हम आजकल देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अब ये जो आदि लैंड है ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक जो आपके सियांग रिवर के राइट बैंक पे था और दूसरा आपके सियांग रिवर के लेफ्ट बैंक पे था। अब ये जो आपके कैप्टन बेडफोर्ड हैं ये अटैक करते हैं आदि लैंड पे तो इन्हें मुंह की खानी पड़ती है और कहीं ना कहीं आदिज या आप कह सकते हैं अबोर ट्राइब्स जो उस समय वहां पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, उन्होंने इस आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया और हरा दिया। अब आप सभी ने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी। अंग्रेज हैं, कहां चुप बैठेंगे, ये फिर से आक्रमण करेंगे। बट इस बार इन्हें लग जाते हैं लगभग 32 साल। अब ऐसा क्यों? आप देखिए 1858 की बात है जब फर्स्ट एंग्लो आदि वॉर हमें देखने को मिलती है। बट इससे पहले जो आपके 32 साल है यहां पे ये बिजी थे पंजाब के सिखों के साथ टैकल करने में। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एंग्लो सिख वॉर चल रही थी उस समय। इस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे इनका ध्यान इतना नहीं जाता है। जब अंग्रेज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से फ्री हो जाते हैं तो एक बार फिर से 1858 में ये अटैक करते हैं आपके आदि लैंड पे और इस बार इसे नाम दिया जाता है फर्स्ट एंग्लो अबोर वॉर, जिसे कई बार लोकल लैंग्वेज में बितबोर मिमक भी बोला जाता है। इस वॉर में एक बार फिर से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है और इसके बाद 1859 में वो एक बार फिर से अटैक करते हैं आपके आदि लैंड पे और इस बार इसे कहा जाता है सेकेंड एंग्लो अबोर वॉर और इसे लोकल लैंग्वेज में नाम दिया गया भोनगोल मिमक। इन दोनों ही वॉर में कहीं ना कहीं आपके आदि वॉरियर ने एक अनप्रेसिडेंटेड करेज को शो किया, जहां पर वो अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए किसी भी हद तक गए। उन्होंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और अंग्रेजों को अपने लैंड से खदेड़ दिया। अब अंग्रेज हैं, चुप कहां बैठेंगे। एक बार फिर से 1894 में अंग्रेजों ने अटैक किया आपके आदि लैंड पे। इस बार उन्होंने लेफ्ट बैंक ऑफ सियांग रिवर पे अटैक किया। यहां पर इन्होंने इस बार टारगेट किया नर्व या कमांड सेंटर ऑफ बोर अबोर ट्राइब, जो कि आपकी एक आदि ट्राइब की सब ट्राइब है। अब यहां पे इस वॉर को नाम दिया गया निजोम मीमक।
अब यहां पे एक बार फिर से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अब यहां पे ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, आइए उनका नाम जान लेते हैं। JF निधम, असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर सादिया, कैप्टन मैक्सवेल एंड लेफ्टिनेंट ईस्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो इनके नाम जरूर से याद रखें। अब हार के बाद ब्रिटिश चुप कहां बैठने वाली थी, क्योंकि उन्होंने तो सपना यह देखा था कि दमरोहा विलेज जो है इस एरिया का, उसके ऊपर हम कब्जा करेंगे। तो एक बार फिर से 1911 में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया आपके आदि लैंड को। अब इस बार इसे नाम दिया जाता है लास्ट एंग्लो अबोर वॉर, या आप कह सकते हैं फोर्थ एंग्लो अबोर वॉर, और लोकल लैंग्वेज में इसे नाम दिया गया पूजू मिमिक। लेकिन इस बार आपके ब्रिटिश आर्मी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आ रखी थी। उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, जैसे गन्स, तोप, इन सभी का इस्तेमाल किया इन्होंने इस एरिया में। वेयरएज जो आपके आदि ट्राइब्स थे, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वेपन से रोकने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों को। अब कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिशनल वेपन यानी बो एंड एरो कहां तक इनको रोक सकते थे। तो अंत में 11 जनवरी 1912 में आपके आदि ट्राइब की हार होती है और इसके बाद इस एरिया में कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। उसके अलावा अगर बात की जाए सेकेंड एंग्लो अबोर वॉर की, तो यहां पे आपको 3 पर्सनैलिटीज के नाम याद रखने हैं, केंगी मेगू, जोंग किंग पेथरिन और कोईगी लेगो। इन तीनों ने ही मदरलैंड के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। उसके अलावा फोर्थ एंग्लो आदि वॉर के बारे में भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे केकर मोइंगी, ये आपका इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड है फोर्थ एंग्लो अबोर वॉर में। उसके अलावा कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम गिवन हैं, जिनको आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए अंग्रेजों की साइड से, कुछ नाम याद रखने हैं, दैट इज नोएल विलियमसन एंड गुरगोइसन। इन दोनों को ही आपको याद रखना है। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जहां पे हम बात करेंगे गोवा के बारे में। अब ये जो फोर्ट है ये गोवा में लोकेटेड है और इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं 1609 में, मतलब 1609 में पुर्तगीज ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और लगभग 3 साल बाद यानी 1612 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और उस समय यहां के वॉइस रॉय थे रोए तवारा। अब यहां पे अगोड़ा का पुर्तगीज मीनिंग है फ्रेश वाटर। अब इस एरिया में, इस फोर्ट में आपको एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग मिलता है, जिसकी वजह से इसका ये नाम पड़ा है। अब इसके अलावा यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि पुर्तगीज ने इसको बिल्ट इसलिए किया था ताकि ये अपने गोवा को बचा सके मराठा और डच इन्वेडर्स से। उसके अलावा ये फोर्ट अरेबियन सी और मांडव रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है और यहाँ पे आपको एक लाइट हाउस भी देखने को मिलता है, जो कि ये है। अब बात की जाए यहाँ पे किस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है पुर्तगीज मिलिट्री स्टाइल यहाँ पे आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री पर्पस के लिए ही इसे बिल्ड किया गया था। अब यहाँ पे आपको 2 डेक देखने को मिलते हैं, मतलब ये फोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है अपर पार्ट, एक है लोअर पार्ट। अब यहाँ पे अपर पार्ट में आपको फोर्ट देखने को मिलता है और वाटर स्टोरेज के चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लोअर पार्ट है वहां पे पार्क होती है आपकी शिप्स, जो कि राजा महाराजाओं की होती है पुर्तगीज की। तो यहां पर इतना ही जानना जरूरी था आपका फोर्ट अगुड़ा के बारे में। आइए अब बात करते हैं कर्नाटका के बारे में, जहां पर इस बार इन्होंने अपनी प्रदर्शनी में कमला देवी जी और हैंडीक्राफ्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अगर बात की जाए श्री कमला देवी जी की, तो इनका जन्म हुआ था 1903 बेंगलुरु में और इनके फादर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे आपके बेंगलुरु के। अब यहाँ पे एक बात यह है कि इनके छोटी उम्र में ही इनके फादर की डेथ हो जाती है और सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है इनके भाई को। इसके बाद इनके मामा ने इन्हें पाला पोसा, जहां पर इनकी मुलाकात बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से हुई, जैसे MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट। इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 14 साल की में, और इनके हस्बैंड की डेथ लगभग 2 साल बाद हो गई थी। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी चेन्नई से, जहां पर ये क्वींस मेरी कॉलेज में पढ़ी। इसके अलावा उस समय की सोसाइटी में रीमैरिज बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इन्होंने रीमैरिज की। इनके सेकंड हस्बैंड का नाम था हरिंद्र नाथ जी। इसके बाद ये लंदन चली जाती हैं बेडफोर्ड कॉलेज में, जहां पर इन्होंने डिप्लोमा किया सोशियोलॉजी में। अब इसके अलावा जैसे ही गांधी जी की 1923 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ये तुरंत ही भारत वापस लौट के आती हैं और भाग बनते हैं आपके सेवा दल का, जहां पर ये काम करते हैं सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। इसके अलावा इनकी दोस्ती थी मार्ग्रेटा कजिन्स के साथ, जिन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी 1927 में, और आगे चलकर कमला देवी जी इस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी का पद संभालती हैं। उसके अलावा
इन्होंने मद्रास प्रोविंशियल असेंबली से लेजिस्लेटिव सीट के लिए इलेक्शन लड़ा था। हालांकि ये बहुत छोटे मार्जिन से हार गई थी, बट ये पहली वुमेन बनी थी जिन्होंने ऐसा कुछ किया था। इसके अलावा इन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले थे। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को इन्होंने तिरंगे को फहराया था। और उसके अलावा यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए इन्हें 1 साल की सजा हुई थी, क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने सॉल्ट को बेच रही थी। उसके अलावा 1936 में ये प्रेसिडेंट बनती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, जहां पर ये काम करती है जयप्रकाश नारायणन और राम मनोहर लोहिया जी के साथ। इसके अलावा इन्होंने बहुत सा काम किया है चाइल्ड मैरिज, एज ऑफ कंसेंट बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी। तो ये सभी कुछ जानना इंपॉर्टेंट था आपको कमला देवी जी के बारे में। आइए अब बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट की कर्नाटका के। अब यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं जिनको प्रदर्शित किया गया था इस साल कर्नाटका के द्वारा। इन सभी को कर्नाटका में जीआई टैग मिला हुआ है। पहली आपकी बिदिरी वेयर, दूसरा आपका चनपटाना टॉय एंड डोल्स, गंजीफा कार्ड ऑफ मैसूर, गुलेट गुड खाना, इकाला सारी, कर्नाटका ब्राउन्स वेयर, कसौटी एम्ब्रॉयडरी, कनिहाल टॉय, कोल्हापुरी चप्पल, मुलाकुल मूर साड़ी, मैसूर रोजवुड इनले, मैसूर सिल्क, मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग, नवलगुड डोरीज, सुंदर लबानी एम्ब्रॉयडरी और उडुपी साड़ी, ये सभी आपके जीआई टैग होल्डर हैं कर्नाटका से। इन सभी को प्रदर्शित किया गया था इस बारी की रिपब्लिक डे परेड में। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। इनमें से कुछ आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, जहां पर आपको ऑड वन आउट फाइंड करना या मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये तो वो टॉपिक थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके स्टेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।